आज हम लोग क और ख सेक्शन की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले जो पूछा गया सवाल है 68 बीपीएससी में क सेक्शन में एक लेते हैं सवाल। फिर 69 का भी एक सवाल लेंगे और फिर अलग से और प्रश्नों को पढ़ेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, साहित्य ज्ञान का स्रोत ही नहीं है। 68 बिहार पीसीएस का सवाल, साहित्य ज्ञान का स्रोत ही नहीं है। नहीं है। साहित्य ज्ञान का स्रोत ही नहीं है, वह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। वह नैतिक एवं सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। ये सवाल पूछा गया। अगर इसको लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज, लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज बट also moral and social behavior। ये सवाल पूछा गया। बट ऑल्सो एक्टिविटी ऑफ होगा, एक्टिविटी ऑफ मोरल एंड सोशल बिहेवियर। तो नोट कर लीजिए सवाल। ये सवाल आपको 1 घंटे में लिखना था और 800 शब्दों में लिखना था। 3 निबंध लिखने रहते हैं, तो 3 निबंध लिखने होते। तो इसको कैसे लिखा जाए हम लोग इसको देखेंगे। साहित्य ज्ञान का केवल एक स्रोत ही नहीं, लिटरेचर इज नॉट ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज, वह नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। अब इसको हमको लिखना है 800 शब्दों में 1 घंटे में। धीरे धीरे निबंध लिखने की प्रक्रिया आसान होती जाएगी। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, अभी थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा कि लिखें क्या। अब इसमें 800 शब्द लिखने में थोड़ी समस्या आएगी, 100 शब्द लिखने में दिक्कत आएगी। अच्छा, तो अभी हम लोग आसानी से समझते हैं कि क्या। इसका पहले तो टॉपिक का मतलब समझेंगे, फिर फॉर्मेट बनाएंगे कि क्या क्या लिखना है, और फिर उसके बाद लिखने का प्रयास भी करेंगे। पर आपके मन में कोई भी डाउट हो, सीधा उल्टा टेढ़ा कोई भी डाउट हो, तो निसंकोच आप पूछ सकते हैं, है ना। मन में कई सारे सवाल होते हैं, उसको पूछना है। एक बार जब समझ लेंगे तो लिख लेंगे। दरअसल होनी चाहिए कि ऑप्शनल की तरह इसकी भी क्लास चलनी चाहिए कम से कम 3 साढ़े 3 महीना। नहीं, जैसे जीएस का चलता है। हाँ, हाँ, 3 महीना तो चलना ही चाहिए। 300 अंक है ना। तो क्लास थोड़ी और चल, क्योंकि धीरे धीरे प्रोसेस पर। अब प्रश्न को समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि साहित्य क्या है, इसको समझेंगे। और क्यों है, और कब से है, और किसके लिए है। किसके लिए, पहले तो इसी को समझेंगे कि साहित्य, लिटरेचर होता क्या है, साहित्य किसे कहते हैं, कब से है भाई, किसके यहाँ किस फैमिली का है, इसके माता पिता कौन है। नहीं, आप कहते हैं भाई फॉर्म भरते हैं तो नेम है, फादर्स नेम है, एड्रेस है, टेम्पररी एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, सब भरते हैं। तो साहित्य भी अगर कोई संतान हो तो ये अपना फादर्स नेम भरेगा, डेट ऑफ बर्थ भरेगा, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस इसको भी भरना चाहिए। तो साहित्य का मतलब क्या है,
और क्यों है, कब है, कैसे है। और फिर कह रहा है कि सोर्स ऑफ नॉलेज है ये। तो पहला पॉइंट तो ये है कि साहित्य का मतलब क्या। दूसरा पॉइंट है कि सोर्स ऑफ नॉलेज ये कैसे है। ये कह रहा है इट इज नॉट ओनली और ओनली ये सोर्स ऑफ नॉलेज। सोर्स ऑफ नॉलेज तो बहुत सारी चीजें। मैथ भी तो सोर्स ऑफ नॉलेज है। आप बीटेक करते हैं, वही सोर्स ऑफ नॉलेज। कोई फिजिक्स से एमएससी किया, वही सोर्स ऑफ नॉलेज। नहीं, कोई नेचुरल साइंस से किया, कोई चार्टेड अकाउंटेंट बनता है, वही सोर्स ऑफ नॉलेज है। सोर्स सोर्स ऑफ नॉलेज लिटरेचर ही कैसे। लिटरेचर भी है, लेकिन बाकी सब है। ये नेचर भी सोर्स ऑफ नॉलेज। मान लिया हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो प्रकृति तो सिखा ही रही है। अच्छा, आप लिखे हैं, पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए फिर से। और कोई लिखे हैं क्या? अच्छा, ये पहले से आपको पता था कि ये पढ़ाई होने वाली है? अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ, पढ़िए। का विद्या या विमुक्त, गलत लिखा है, हाँ। विद्या ही व्यक्ति को, समाज को मुक्त करती है, स्वतंत्र करती है, ये कहना है। का विद्या, सुधार लीजिए। का विद्या या विमुक्त, हाँ ठीक है, पढ़िए। नैतिक संदर्भ में, अच्छा तो लेकिन गलत वर्ड है उसे। पर्याय होगा। हाँ। अपने से लिखा है, कहीं से नोट किया है? खुद से लिखिए। अच्छा, गूगल से, यहाँ से, अच्छा। गूगल का भी सहारा लिया, हाँ ठीक है, गुड, चलिए पढ़िए, गुड, अच्छी बात है। हाँ। आप भोजपुर क्षेत्र से हैं? आप भोजपुर की हैं क्या? क्या? हाँ, चूंकि जुबान से नहीं, पहचान में थोड़ा आ जाता है, टोन से, हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक। हाँ। टोन से पता चल जाता है कि आदमी कहाँ का हो सकता है। हाँ, ठीक है, बढ़िया, गुड, हाँ। और कोई लिखे हैं क्या? सही है, बिल्कुल। ठीक है, गुड, हाँ। हाँ, कर सकते, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते। स्टार्ट करने के लिए केवल इतना ही सोचना है कि जो भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो परीक्षक को थोड़ा बेहतर लगे, थोड़ा रोक दे, उनको कहा जाए कि भाई, उनकी इच्छा हो जाए कि वो पढ़े। नहीं तो कहीं से भी। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? कोई बताना चाहते हैं? आप भी कुछ बताना चाहती हैं साहित्य के बारे में? हाँ, कुछ बताइए। तो समाज का दर्पण कैसे होता है? इतिहास क्यों नहीं समाज का दर्पण होगा? कोई बता सकते हैं कि जी साहित्य समाज का दर्पण है, क्यों है? ऐसा क्या है साहित्य में? इतिहास क्यों नहीं है? और राजनीति शास्त्र क्यों नहीं है? और समाज शास्त्र क्यों नहीं है? वो सब सोसाइटी का आईना क्यों नहीं? और कोई कुछ कहेंगे? हम इतिहास को सोसाइटी का दर्पण क्यों न माने, और साहित्य को क्यों माने? कोई कुछ कहना चाहते हैं? और बताइए। और इतिहास भी तो है। हम जैसे 1857 है, तो उसमें साहित्य क्या करेगा? इतिहास ही करेगा, जो भी इतिहास ही बताएगा। ठीक है, ठीक है, गुड। और कोई कुछ बताना चाहते हैं? चलिए, अच्छी बात है कि आप लोग सक्रिय हैं, थोड़ा आप सब समझते हैं, है ना। उसी में जो आप जानते हैं, उसी में थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझते हैं। आपके मन में जो भी डाउट हो, पूछिएगा। सबसे पहले तो साहित्य को ही समझेंगे। बताया भी गया कि साहित्य क्या है, और उसको और हम लोग समझेंगे। सोर्स ऑफ नॉलेज ही नहीं है। लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज, बहुत सारे हैं, उसमें लिटरेचर भी है। तरह की, और उसके साथ वो नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है। तो नैतिकता का मतलब क्या है, इथिक्स का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। और सोशल जो बिहेवियर है, वो कैसे साहित्य उसको डिस्क्राइब करता है, उसको डायरेक्शन देता है, इसकी बात करेंगे। यानी पहला साहित्य है, दूसरा सोर्स ऑफ नॉलेज, और तीसरा नैतिकता और सामाजिक अभिक्रिया का जो रूप है। तो इसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि साहित्य का मतलब क्या। पहला पॉइंट, साहित्य। साहित्य में शब्द प्लस अर्थ, और इन दोनों का सहित भाव, इसको समझ लेते हैं। शब्द है, कोई वर्ड है और उसका कोई मीनिंग है,
मीनिंग दो प्रकार का हो सकता है, एक तो सरल मतलब सरल अर्थ, और दूसरा मतलब होता है भावार्थ, जिसको आप विशेष अर्थ कहेंगे या जिसको व्यवहारिक अर्थ कहेंगे। जैसे मान लिया कि सत्य एक शब्द है, तो उसके दो मतलब, राम एक शब्द है, तो सरल मतलब भी, विशेष अर्थ भी, व्यवहारिक अर्थ भी। समानुभूति एक शब्द है, इसके भी दो मतलब। तो शब्द और अर्थ दोनों हो, और दोनों मतलब हो, और सहित का मतलब होता है, इसका भी दो मतलब होता है, एक तो साथ साथ, और दूसरा मतलब है सहित, यानी परहित, यानी हित के साथ, कल्याण के साथ, वेलफेयर के साथ। तो साहित्य का मतलब क्या हुआ कि शब्द और अर्थ का ऐसा कलात्मक प्रबंधन, ऐसा आर्टिस्टिक मैनेजमेंट, इन दोनों का ऐसा प्रबंधन हो, इस तरह का प्रबंधन हो, इस तरह का मैनेजमेंट हो, शब्द और अर्थ का आर्टिस्टिक हो, कलात्मक हो, कि वो किसके लिए बन जाए, दूसरे के हित के लिए बन जाए। तो आपसे कोई पूछे कि साहित्य का क्या मतलब है, तो आप कहेंगे कि शब्द और अर्थ का ऐसा एक संयोजन हो, प्रबंधन हो, मैनेजमेंट हो, जो किसके लिए हो, दूसरे की भलाई के लिए हो, परहित के लिए हो। तो वैसी विधा को हम क्या कहेंगे, साहित्य कहेंगे। यानी शब्द और अर्थ, इसी को कहिए कि साहित्य में दो बातें एक रहेंगी, एक तो विषय रहेगा, और विषय की अभिव्यक्ति के लिए शिल्प रहता है। शिल्प का मतलब है जो अभिव्यक्ति का जो तरीका है, और ये समस्या है, हर व्यक्ति में होता है। इसी को साहित्य की भाषा में संवेदना कहते हैं, या इसी को कथ्य कहते हैं, या भाव कहते हैं, कई नाम हैं। यानी जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, और विषय को प्रेजेंट करने का तरीका। नहीं, एक हुआ खाना, एक हुआ प्रेजेंटेशन, दोनों हर व्यक्ति में भी होता है। एक शिल्प हुआ, जहां भी मन में डाउट हो पूछिएगा, शिल्प का मतलब क्या हुआ कि हम दिखते कैसे हैं, और एक है कि आपके मन में चल क्या रहा है। नहीं, एक तो है कि हम दिखें कैसे, और एक है कि हमारे मन में चल क्या रहा है। जैसे मान लिया कि इनका शिल्प हमको बताना है, क्या नाम है तुम्हारा, सुधा। अच्छा, तो सुधा का शिल्प ये है कि इन्होंने एक चश्मा लगाया हुआ है, नहीं, और ग्रीन कलर का इन्होंने कुछ पहना हुआ है ना, ड्रेस। अब ये जो दिख रही हैं ये, और इनके मन में चल रहा है कि हम ही को सर क्यों चुन लिए, नहीं, है ना, हम ही के बारे में क्यों। अब इनके मन में बहुत सारे अच्छे बुरे ख्याल आ रहे होंगे, तो ये जो ख्याल आ रहे हैं वो सब्जेक्ट, विषय, और जो तरीका है, यानी जो दिखाई देता है वो शिल्प है। जो दिखाई देता है, यानी हम अपने विचार को व्यक्त करने में जिस जिस टूल का, जिस जिस तकनीक का सहारा लेते हैं, उसको शिल्प कहते हैं। जैसे शिल्प का मतलब है भाषा, हम कौन सी भाषा लें, हम कौन सा शब्द लें, हम कौन सा स्टाइल लें लिखने का। कविता भी ले सकते हैं, गद्य भी ले सकते हैं। तो हम कई सारे तरीके अपनाते हैं अपने विचारों को व्यक्त करने का। जैसे मान लिया कि किसी के मन में कोई प्रेम एक विचार है, घृणा एक विचार है, अब उसको व्यक्त करना है, तो कई सारे तरीके अपना सकता है वो। कविता के फॉर्मेट में हो सकता है, कई बार संकेतों के भी फॉर्मेट में हो सकता है। जी आज रोज डे है तो रोज ही दे रहे हैं, बोला कुछ नहीं, मौन ही बहुत कुछ बोल देगा, है ना। तो जो तरीका है बोलने का, शिल्प है, और जो आपके मन में चल रहा है, ये क्या है, विचार है। तो साहित्य इन दोनों को समाहित करता है, संवेदना और शिल्प का जो आर्टिस्टिक मैनेजमेंट है, उसको साहित्य कहते हैं। यानी शब्द भी, जो आपके मन में विचार है, और दोनों मिल के ही साहित्य की प्रासंगिकता को बढ़ाता है। या किसी भी चीज को, साहित्य छोड़ दीजिए, अब इस क्लासरूम का भी एक अपना शिल्प है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि क्लासरूम कोई जीवंत इकाई नहीं है। अगर हम जीवंत इकाई को लें, मान लिया कि हमने गांधी जी को देखा है ना, गांधी जी को नहीं देखा, मतलब वैसे देखा है ना, मूवी में कोई गांधी का एक्टिंग कर रहा होगा, है ना, फोटो में देखा होगा, तो एक आपके पास गांधी जी का शिल्प है।
शिल्प का मतलब कि वो उनका वजन कितना होगा, 150 किलो? नहीं, कितना होगा? हाँ, कितना होगा? क्या? तो चलिए मान लिया कि 50-60 केजी का वजन होगा, है ना, इस रेंज में होगा। एक लाठी है उनके पास और एक चश्मा है, जिसको लोग स्वच्छता के लिए गांधी जी का चश्मा नहीं यूज भी किए। और उनका एक वेशभूषा है, आधा कपड़ा वो पहनते हैं। क्यों आधा कपड़ा पहनते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि सारा कपड़ा भारतवर्ष का अंग्रेजों ने रखा हुआ है। तो सिंबॉलिक विरोध है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के लोग क्या हैं, आधे कपड़े में हैं, और इनका सारा धन कौन ले जा रहा है, अंग्रेज ले जा रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है। इस बात को सिंबॉलिक विरोध करने के लिए उन्होंने अपना कम कपड़ा कर लिया। ठीक है, क्योंकि उससे वो विरोध व्यक्त होता था कि मेरा भारत तो ऐसा ही दिखाई देता है, हम क्यों कपड़ा पहने। तो एक सिंबॉलिक विरोध था वैचारिक स्तर पर। अब गांधी जी का एक अपना शिल्प है, लेकिन उनका विचार क्या है कि सत्य पर वो क्या बोलते हैं, अहिंसा के बारे में वो क्या क्या सोचते हैं, ट्रस्टीशिप के बारे में क्या सोचते हैं, एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, अंग्रेजों के प्रति उनकी राय क्या है, मध्यम मार्ग के प्रति उनकी राय क्या है, इंडियन कल्चर पर वो क्या सोचते हैं, कास्ट सिस्टम पर क्या सोचते हैं, बहुत सारे विचार है ना। तो जो विचार है वो तो संवेदना है, और जैसा गांधी जी दिखाई देते हैं वो क्या है, शिल्प है। समझ में आ गया? यानी जो दिखाई दे वो शिल्प है, और जो विचार चल रहे हैं वो क्या है, विषय है। गोदान पढ़ेंगे तो गोदान का एक थॉट प्रोसेस है, विचार है कि भाई प्रॉब्लम है जमींदारी सिस्टम का, प्रॉब्लम है पूंजीवादी सिस्टम का, प्रॉब्लम है किसान जीवन का, बहुत सारे मजदूरों का प्रॉब्लम है, नारियों की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो ये विचार हुआ। लेकिन गोदान की शुरुआत होरी और धनिया से होगी, और होरी धनिया के संवाद से होगा, डायलॉग से होगा। तो होरी और धनिया का जो स्ट्रक्चर है, जो थॉट प्रोसेस है, जो वो बोलेंगे, देसी शब्द बोलेंगे, है ना, ग्रामीण शब्द बोलेंगे, वो सब शिल्प है। तो पहला ही 2 लाइन से जब होरी राम ने यहाँ से स्टार्ट, किसी ने गोदान देखा है, पढ़ा है? चलिए पहला लाइन सुना देते हैं, कोई भी ना पढ़े हो तब भी। होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी पत्नी धनिया से कहा। यहाँ से शुरू होती है। होरी राम ने दोनों बैल, तो बैल समझ के दरवाजे पर बैल होगा। सानी पानी मतलब ब्रेकफास्ट करा करके, है ना। हाँ, अपनी पत्नी धनिया से कहा। अब देखिए प्रेमचंद इसमें कैरेक्टर कौन सा लेंगे, होरी और धनिया। तो नाम भी वैसा ही है, गांव का, गांव की कथा है तो कैरेक्टर भी गांव का है। पानी पानी शब्द भी गांव का ले लिया। नहीं, तो अगर लिखते कि जब, अब होरी राम की जगह पर हम लिख देते हैं कि अमिताभ बच्चन ने अपनी पत्नी, या अभिषेक बच्चन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या से, नाम ही तो रखना था, खाना खिलाते हुए, तो फिर वो प्रेमचंद बड़े नहीं होते, होते बड़े। यानी प्रेमचंद को पता है कि मेरा गांव का कैरेक्टर कैसा होगा और उसका नाम कैसा होगा। तो किसी का नाम चूहिया होगा, किसी का नाम गोबर है, घोड़ी के बेटे का नाम क्या है, गोबर। क्योंकि कोई नामकरण संस्कार होता नहीं भारतवर्ष में, नामकरण संस्कार कुछ ही लोगों का होता है, नहीं जो विशिष्ट अधिकार रखते हैं। 95% लोगों का तो कोई और नाम रख देता है ना। ठीक है, तो प्रेमचंद को सभी समस्याओं का पता है, गांधी जी को भी सभी समस्याओं का पता है। अगर थोड़ा सा शिल्प बदल देंगे तो विषय बदल जाएगा। जैसे गांधी जी को इमेजिन कीजिए कि वो 150 केजी के आदमी होते, और कम से कम 1 लाख का चश्मा पहना होता, 10 लाख का सूट पहना होता, जिस पे बारीक लिखा होता गांधी गांधी, नहीं, सूट में लिखा होता। फिर वो सत्य और अहिंसा की बात करते, सत्याग्रह की बात इमेजिन कीजिए। तो क्या गांधी का इम्पैक्ट होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता, माले वो, हाँ, यानी जो कह रहे हैं उससे उनका विचार मेल नहीं खाता, कथनी और करनी में अंतर हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर शिल्प बदल देंगे तो ये बदल जाएगा। ये इसी के अनुसार शिल्प होता है और इसके अनुसार ये होता है, दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई करते हैं।
और जब दोनों जस्टिफाई करने लगे तो रचना बड़ी हो जाती है, तब वो रचना क्या हो जाती है, महान हो जाती है। यानी जब मैला आंचल का जो विषय है वो उसकी भाषा को जस्टिफाई करता है, मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है तो आंचलिक भाषा भी होगी। यानी जब संवेदना और शिल्प दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाए, एक दूसरे पर निर्भर हो जाए, तब वो रचना या जो व्यक्तित्व है वो भी विश्वसनीय हो जाता है। और जब शिल्प बिगड़ जाता है तो संवेदना भी बिगड़ जाती है, यानी दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई न करे तो इसका मतलब है कि व्यक्ति की भी विश्वसनीयता घट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो आप कहते हैं वैसा कीजिए भी, ऐसा कहा जाता है। आपने शादी विवाह में देखा होगा कि लोग शिल्प पर ही शादी कर लेते हैं। नहीं, लड़का वाला लड़की देखने गया तो क्या देख के आया कि लड़की दिखती कैसी? नहीं, पहले तो, अब तो जमाना सोशल मीडिया का है, पहले जब जमाना नहीं होता था तो 5 लोग देखने आते थे। नहीं, लड़की को देखने आते थे, कभी भी आते हैं, अच्छा। और देख के जाके बताते हैं घर में, वो घर वाले पूछते हैं कि अच्छा अपने घर में जो लड़कियां हैं उससे कैसी है, थोड़ा तुलना करके, है ना। तो शिल्प देख करके आते हैं ये वाला, लोग पूछते भी हैं डिटेल। जब ये ससुराल जाती है तब जाके संवेदना पता चलता है। तब तक तो देर हो चुकी होती है। इसका मतलब है कि हमने अधूरा देखा ही था, हमने तो केवल शिल्प देखा था। नहीं, यानी दिखती कैसी है बाद में पता चलता है कि विचार कैसा है कि नहीं। इसका मतलब हमने अधूरा देखा था। ठीक वैसे ही लड़की वाले भी लड़का देखने जाते हैं तो वो भी, भाई कितना कमाता है, क्या करता है, वो भी शिल्प ही आधा देख करके आए। बाद में पता चला कि भाई वो तो बहुत गुस्सा वाला है, बहुत, है ना। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की पहचान, किसी रचना की पहचान दोनों तरीकों से होती है, संवेदना और शिल्प दोनों से, और दोनों मिलके अगर एक आर्टिस्टिक मैनेजमेंट हो और वो परहित के लिए हो तब उसका नाम क्या है, साहित्य है। तो साहित्य का मतलब हुआ कि शब्द और अर्थ, संवेदना और शिल्प दोनों का एक कलात्मक प्रबंधन जो किसके लिए हो, परहित के लिए हो, समाज हित के लिए हो। साहित्य की दूसरी परिभाषा है कि ये समाज का दर्पण है, जैसा सब लोगों ने कहा भी, और बहुत पॉपुलर परिभाषा है कि साहित्य क्या है, समाज का दर्पण है। और दर्पण कहने का सेंस है कि वो आईना है, नहीं, क्योंकि समाज जैसा होगा, मान लिया हम 16वीं सदी का समाज समझना चाहते हैं तो 16वीं सदी की रचना पढ़ लेंगे। किसी को लगता है कि जी हम तो 600 BC का समाज समझना चाहते हैं तो हम बुद्ध साहित्य को पढ़ लेंगे। हम नहीं गए हैं ब्रिटेन, हमको ब्रिटेन का समाज समझना है, और ब्रिटेन के भी समाज को हमको समझना है कि जी 19वीं सदी कैसा था ब्रिटेन का। तो हमारे पास एक ही उपाय है कि हम वहाँ के लिटरेचर को पढ़ लें। वहाँ की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अधूरा समझ में आएगा। कि साहित्य को पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा, हमको लगता है कि जी 19वीं सदी के स्ट्रक्चर को समझना है कि उस समय की इकोनॉमी क्या है, उस समय का रिलीजियस कंडीशन क्या है, उस समय का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, तो हम वहाँ के साहित्य को पढ़ लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि 16वीं सदी में अगर रामचरितमानस लिखा गया तो रामचरितमानस में पॉलिटिकल कंडीशन भी है उस समय का, इकोनॉमिकल कंडीशन भी है, उस समय की बेरोजगारी का भी चित्रण है, उस समय धार्मिक कंडीशन का भी पता है। कबीर की एक पंक्ति से आप पता कर सकते हैं कि उस समय का स्ट्रक्चर क्या था। जैसे कबीर की पंक्ति आपने सुनी होगी और सबको याद होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, आगे, 2.5 आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब पोथी कहते ही आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ न कुछ बात है। पोथी का मतलब पतली किताब और मोटी किताब, पहले ही समझ में आ गया। एक बिंब, एक दृश्य उभर के आ गया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पोथी पढ़ते पढ़ते संसार मर गया। पंडित मतलब ज्ञानी कोई नहीं हुआ। 2.5 आखर प्रेम का, जो जान लेगा, जो पढ़ लेगा, जो समझ लेगा, वो क्या है, ज्ञानी कहलाएगा। अब पोथी कहते हुए आपको लगेगा कि ये क्या फ्यूडल स्ट्रक्चर को बता रहा है।
सामंती व्यवस्था को बता रहा है, ये शोषण को बता रहा है, ये धर्म के कर्मकांड को बता रहा है। अब बहुत सारे भाव आ जाएंगे, यानी एक शब्द से कई सारे भाव आ जाएंगे, उस समय की सोसाइटी रिफ्लेक्ट करने लगेगी। ये जो भाव है, अब मान लिया कि आपने बचपन में पढ़ा होगा, सूरदास लिख रहे हैं और भगवान हैं, कृष्ण हैं, माँ से बात कर रहे हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक कृष्ण भगवान है, किससे कह रहे हैं? अपनी माँ से कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। पांचवा छठा में पढ़ा होगा। आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर कृष्ण धरती पर क्या कर रहे हैं, सवाल मन में उठा। और माँ से क्यों बात कर रहे हैं? और माँ इनको पढ़ाती भी है, छड़ी भी लगाती है, मारती भी है, दुलारती भी है। और वो फिर झूठ भी बोल रहे हैं कि भोर भयो, मुंह में एविडेंस लगा हुआ है, माखन का एविडेंस लगा हुआ है। और वो कह रहे हैं कि भोर भयो गैयन के पीछे, सुबह होते ही हम कहाँ चल जा रहे हैं? गाय के पीछे। मधुवन मोही पठायो, आपके मन में ख्याल होगा कि भाई भगवान से काम क्यों कराया जा रहा है, गाय के पीछे कैसे जा रहे हैं और सुबह सुबह जा रहे हैं, और दोनों में इतना संबंध कैसे जागृत है? माँ और पुत्र का जो संबंध है, आखिर रचनाकार कहना क्या चाहता है? अब जब उसको डिफाइन करेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा दौर मध्यकाल में धार्मिक पाखंड के विरोध के लिए, ईश्वर को धरती पर उतार दिया रचनाकारों ने। तुलसीदास ने राम को कहा कि आप जंगल जाइए 14 साल, लोगों को समझाइए कि जगत सत्य है, हम आप ही के बीच के आदमी हैं, है ना, हम आपके समाज के आदमी हैं, हम अलग से मोक्ष वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि मोक्ष के नाम पे शोषण चल रहा था, कर्मकांड चल रहा था, परलोक के नाम से लोगों का अहित हो रहा था। तो रचनाकारों ने अपने समय के धार्मिक पाखंड का विरोध करने के लिए बात कही, और सब लोगों ने कहा। कबीर ने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। भाई छोटा पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो हम बड़ा पहाड़ ही पूजे। बात तो तर्क की थी, नहीं उससे और जल्दी भगवान मिल जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। इसका मतलब है कि उस समय का लिटरेचर किस पर अटैक कर रहा है? सामंती धार्मिक संरचना पर अटैक कर रहा है, कास्ट सिस्टम पर अटैक कर रहा है, और भगवान को आपके नजदीक लाने की कोशिश कर रहा है। वो तुलसी भी कर रहे हैं, सूर भी कर रहे हैं, मीरा भी कर रही हैं, सब कोई कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस समय नारियों की स्थिति कुछ गड़बड़ होगी, बहुविवाह होगा, सती प्रथा की बात होगी, और सूरदास के जेहन में है कि नारी को कैसे प्रतिष्ठा दी जाए। इसलिए यशोदा माँ है, नारी है, और वो भगवान को छड़ी भी लगा रही है। तो प्रतिष्ठा किसकी बढ़ी, कृष्ण की या यशोदा की? यशोदा की बढ़ी। रचनाकार बहुत कुछ कहता है, अपने समय को रिफ्लेक्ट करता है, अपने समय के टेम्परेचर को पहचानता है, प्रॉब्लम को पहचानता है और उसका सॉल्यूशन देता है। इसलिए हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इतिहास क्यों नहीं होता? क्योंकि इतिहास की व्याख्या बदलती रहती है। इतिहास का जो डिफिनीशन है वो स्थिर नहीं रहता, डिफिनीशन बदल जाएगा और अनेक तरह का होगा। जैसे इतिहास में हमने जान लिया कि 10 मई 1857 को एक घटना हुई, ये तो सत्य था, लेकिन जो घटना हुई उसका विश्लेषण बदल जाएगा। नहीं, ब्रिटेन में पढ़ाया जाएगा कि कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, हमने बड़े अच्छे से उसको क्या कर दिया, कमांड कर लिया, हमने रोक दिया। पाकिस्तान में क्या पढ़ाया जाएगा कि पूरे भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था, बहादुर शाह जफर। मुस्लिम समाज ज़्यादा एक्टिव था, हमने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। नहीं, और आप क्या पढ़ाएंगे भोजपुर के लोग? 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी नहीं, ये कहेंगे। कोई सुमित सरकारी इतिहास लिखेंगे, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, कहेंगे कि नहीं जी, ये तो 60-70 पहले भी आदिवासी आंदोलन हुए थे, लोअर क्लास के आंदोलन, उसी का कल्मिनेशन फाइनल है 1857। और ये भी कहेंगे कि देखिए जो बरामद हुए वो बंदूक नहीं बरामद हुए थे, वो तो लाठी बरामद हुए थे, छोटे छोटे हथियार बरामद हुए थे। इसका मतलब है कि आम जनमानस सक्रिय था। अब डिफाइन बदल गया, सत्ता बदलेगी तो फिर से बदल जाएगा। तो 1857 का सोसाइटी समझ ही में नहीं आएगा इतिहास से, क्योंकि हमेशा व्याख्याएं क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। लेकिन अगर वहीं का अगर लोक साहित्य पढ़ा जाए, उस समय का नाटक पढ़ा जाए,
देखा जाए तो आपको असली पिक्चर दिखाई देगी। वहाँ उस समय का लोक साहित्य भी मिलेगा जो जनता का साहित्य है। तो कहने का मतलब है कि साहित्य समाज का दर्पण है, और इसके साथ साथ क्या है, दीपक है। दीपक का मतलब सॉल्यूशन भी देता है, प्रकाश भी देता है। यानी साहित्य केवल प्रॉब्लम नहीं बताता, वो उसका सॉल्यूशन भी देता है। दीपक का मतलब क्या हुआ कि हमने, कोई डॉक्टर है उसने प्रॉब्लम बता दिया, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताए। यानी साहित्य में पास्ट भी होगा, प्रेजेंट भी होगा, और फ्यूचर भी होगा, तीनों बात होती है। इसलिए साहित्य कभी ओल्ड नहीं होता, पुराना नहीं पड़ता, पुराना नहीं पड़ता, साहित्य को भी पुराना नहीं पड़ता। तो ये तो हुआ साहित्य की बात। अब दूसरा सेंटेंस था कि साहित्य केवल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं। सोर्स ऑफ नॉलेज तो बहुत सारे हैं, फिजिक्स है, मेडिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, नेचुरल साइंस है, मैथ है, सब सोर्स ऑफ नॉलेज है। लेकिन साहित्य का काम क्या है? साहित्य का काम है कि आपने जो नॉलेज लिया है उसका बेस्ट यूज कैसे करें, ये साहित्य सिखाता है। मान लिया कि हमने एमबीबीएस किया, पीजी भी कर लिया, हम डॉक्टर बन गए। अब डॉक्टर कैसा बनेंगे, इसका बिहेवियर क्या होगा, अच्छा डॉक्टर मतलब मेडिकल जो इथिक्स है वो फिर वो क्या हो गया, साहित्य हो गया। यानी हम अपने डॉक्टरी ज्ञान का बेस्ट यूज कैसे करें। ज्ञान तो हमको दे दिया, मेडिकल साइंस ज्ञान हमको दे दिया कि हम जी आईटी सॉफ्टवेयर हैं, हमको ज्ञान मिल गया, लेकिन उसका बेस्ट यूज करना कौन सिखाएगा? साहित्य सिखाएगा। ठीक है। यानी जब हम उसके इथिक्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, तो पुनः फिर साहित्य पर आ जाते हैं। यानी उसमें नहीं लिखा हुआ इंजीनियरिंग की किताब में कि भाई ये इसका यूज कैसे होगा। हो सकता है हम बहुत भ्रष्ट बन जाएं, हो सकता है हम बड़े डॉक्टर हों और किडनी बेचें, ये भी तो हो सकता है। हम अपने ज्ञान का दुरुपयोग करें जैसे रावण ने किया। अगर रावण के पास लिटरेचर का भी ज्ञान होता तो शायद रावण ऐसा नहीं कर पाते। नहीं, यानी लिटरेचर क्या कहता है, लिटरेचर ये सिखाता है कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है। यानी ज्ञान का सर्वोत्तम उपयोग। इसलिए कह रहा है कि साहित्य जो है केवल सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं है, वो क्या है, नैतिक और सामाजिक क्रिया का भी एक रूप है, मोरल और सोशल बिहेवियर का। तो नैतिकता का क्या मतलब है, इथिक्स का क्या मतलब है? क्या मतलब है बताइए।